हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम का पार्ट 3। इन द लास्ट लेक्चर हमने समझा था कि न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन में कैसा रहता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे मेंटेन होता है, फिर डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन कैसे होता है, कौन से गेट्स ओपन होते हैं, कौन से क्लोज होते हैं, एक्शन पोटेंशियल कैसे आता है, ये सब चीजें हम पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। जिसको भी इस लेक्चर को समझने में प्रॉब्लम हो, प्लीज लास्ट वाले लेक्चर को देख लेना। तो यहाँ पे जो चीजें हैं, ये जो ग्राफ मैं समझाने जा रही हूँ, आपको इजीली समझ आएगा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी ये बाकी है कि जो कुछ न्यूरॉन के अंदर हो रहा था उसे हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। क्योंकि सीएसआईआर नेट में सिर्फ थ्योरी नहीं पूछी जाती, आपको ऑलरेडी पता है कि वहां पर जो क्वेश्चंस मेनली आते हैं वो किस फॉर्म में आते हैं, ग्राफ्स के फॉर्म में आते हैं, डायग्राम्स के फॉर्म में आते हैं। तो यहाँ पर अब हम सारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल, हाइपरपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, सारा सब कुछ ग्राफ के फॉर्म में समझने जा रहे हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट। देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है तो क्या होता है, आपका एक्टिवेशन गेट जो होता है वो आपका क्लोज होता है और जो इनएक्टिवेशन गेट होता है वो ओपन होता है। और जब भी ऐसा होता है कि एक्टिवेशन गेट क्लोज हो और इनएक्टिवेशन गेट ओपन हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं। वैसे ही जो डीपोलराइजेशन होता है उसमें क्या होता है, एक्टिवेशन गेट भी ओपन होता है, इनएक्टिवेशन गेट भी ओपन होता है। मतलब सोडियम भी खुला है और आपका सॉरी, जो सोडियम है उसका एक्टिवेशन गेट भी खुला हुआ है और आपका इनएक्टिवेशन गेट भी खुला हुआ है, तो उसे हम ऑल ओवर ओपन बोलते हैं। फिर हम देखते हैं रीपोलराइजेशन में क्या होता है। रीपोलराइजेशन जो होता है वो आपका दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, इनिशियल और फिर लेटर। जो इनिशियल वाला होता है उसमें एक्टिवेशन गेट आपका ओपन रहता है और जो इनएक्टिवेशन गेट है वो क्लोज रहता है। जैसा कि ये डायग्राम आपको रिजेंबल कर रहा होगा कि एक्टिवेशन गेट यहाँ ओपन है, इनएक्टिवेशन गेट आपका क्लोज है। तो इसे हम ऑल ओवर इनएक्टिव बोलते हैं। और लेटर स्टेज पे लेटर रीपोलराइजेशन में हम देखते हैं सेम हमें वैसा ही मिलता है जैसा हमें आरएमपी या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे मिल रहा होता है, जैसे एक्टिवेशन गेट क्लोज और इनएक्टिवेशन गेट ओपन, ऑल ओवर हम इसे क्लोज बोलते हैं। यही चीज हमें मतलब कि एक साइकिल है, जब आप लेटर रीपोलराइजेशन में आओगे तो आप वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जा रहे होगे। फिर मैंने इसको लर्न करने की एक ट्रिक बताई थी कि COOOC करके याद रखना कि RMP पे CO होता है, OO आपका डीपोलराइजेशन पे होता है और रीपोलराइजेशन पे आपका OC होता है। ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द ग्राफ। अब देखो, ये रहा आपका ग्राफ। ग्राफ में क्या बताया है, ये जो -70 था, इस -70 पे था आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। फिर क्या हुआ, फिर हमने डीपोलराइजेशन में देखा था कि अप्रॉक्स +30 हो जाता है ना। हमने देखा था कि +30 चला जाता है इसका पोटेंशियल। तो डीपोलराइजेशन पे -70 से आपका +30 चला गया। और मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके सोडियम के अंदर आने से नहीं, आपके कैल्शियम के चैनल्स भी खुल जाते हैं, कैल्शियम भी आपका अंदर आने लगता है, इस वजह से भी आपका ये डीपोलराइजेशन वाला पार्ट होता है। इसके बाद देखो +30 पे पहुंचे, +30 से हम वापस उसी जगह आ रहे हैं, पहले इनिशियल फिर लेटर। मैंने क्या बताया, लेटर पे हम वापस आरएमपी पे आ जाते हैं, मतलब वापस हमें -70 पे आना है। ये हो गया आपका रीपोलराइजेशन, ये हो गया आपका डीपोलराइजेशन और ये हो गया आपका आरएमपी। यहां तक क्लियर है। अब देखो, जो भी वैल्यू आपकी 0 से ऊपर जा रही है, 0 से +30 तक की ये वाली वैल्यू, ये पूरी वैल्यू, ये होती है आपकी ओवरशूट। क्या होती है, ओवरशूट होती है। अब देखो, यहां पर हम ये देख रहे हैं कि एनी वैल्यू अबव 0 इज द ओवरशूट। अब हम क्या चीजें यहां पढ़नी है, देखो डीपोलराइजेशन जो आपका होता है वो एक्चुअल में किसकी वजह से हो रहा था, सोडियम आयन की VGICs की वजह से हो रहा था। इसलिए डीपोलराइजेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका सोडियम आयन की VGICs। वैसे ही आपका जो रीपोलराइजेशन वाला पार्ट था और जो आपका ये जो एक्स्ट्रा चला जाएगा कभी यहां से यहां -70 से और नीचे, इसको हम बोलते हैं हाइपरपोलराइजेशन या आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन। तो ये किसकी वजह से होता है, ये आपका पोटेशियम की वजह से होता है, क्योंकि देखो सोडियम वाले गेट्स तो इनएक्टिव थे, पोटेशियम वाले खुले थे, पोटेशियम बाहर जाता है। यानी कि ये जो आपकी जो ये वाला आपका केस होगा, ये आपका ड्यू टू आपका होगा पोटेशियम चैनल्स की वजह से। आप देखो आरएमपी हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे मेनली पोटेशियम आयंस का काम होता है, तो ये पोटेशियम की होगी प्रॉपर्टी। डीपोलराइजेशन आपकी सोडियम की प्रॉपर्टी, रीपोलराइजेशन आपकी अगेन पोटेशियम की प्रॉपर्टी। अच्छा,
अब आपसे कोई पूछ ले कि ओवरशूट किसकी वजह से होता है, तो आप क्या बताओगे? अब देखो, ओवरशूट में आप डीपोलराइजेशन का भी थोड़ा हिस्सा लेते हो और रीपोलराइजेशन का भी। और डीपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका सोडियम आयन, और रीपोलराइजेशन के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल है पोटेशियम आयन। यानी कि जो आपका ये ओवरशूट है ये दोनों की वजह से होता है, ठीक है। सोडियम आयन वीजीआईसी एंड पोटेशियम आयन वीजीआईसी दोनों की वजह से हो रहा है। इसके बाद ये देखो, फाइनल रीपोलराइजेशन वाला पार्ट ये है, इनिशियल वाला ये है। यहां पर आपकी जो इनिशियल रीपोलराइजेशन हो रही थी इसमें आपकी सोडियम आयन वीजीआईसी इनएक्टिव थी, और जो आपकी फाइनल रीपोलराइजेशन हो रही थी उसमें आपकी सोडियम आयन वीजीआईसी क्लोज थी। सिर्फ इतनी ही चीजें। हाइपरपोलराइजेशन के बारे में बताया कि पोटेशियम आयन डिपेंडेंट होती है ना। और अगर इसके नीचे कोई चीज गई तो वो हो जाएगा आपका अंडरशूट। जैसे हम बोलते हैं ना, जीरो के ऊपर वाला गया हुआ क्या हो गया? ओवरशूट। वैसे ही आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के नीचे वाला क्या हो गया? अंडरशूट। चलो अब नेक्स्ट हम इसकी थ्योरी से थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्या लिखाया गया है, क्या पढ़ना है। अपने नोट्स अपनी लैंग्वेज में बना लेना। देखो, depolarization is due to sodium ion VGIC, whereas repolarization and after hyperpolarization, देखो repolarization and after hyper repolarization is due to potassium ion की VGIC। अब देखो, आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन फिर से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आएगा। मतलब कि यहां पे जब आ जाएंगे तो हम देखो, जब -70 पे वापस पहुंच गए इसका मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे अप्रॉक्स पहुंच गए ना। तो वही वो बोल रहा है कि हाइपरपोलराइजेशन के बाद हम वापस कहां पहुंच जाएंगे? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे पहुंच जाएंगे। अब हमें कुछ केसेस कंसीडर करने हैं इसके, वो हम देख लेते हैं। अगर आपको एक केस दे दिया जाए कि आपका जो सोडियम आयन का वीजीआईसी है वो ब्लॉक हो चुका है, ठीक है, सोडियम आयन वीजीआईसी हमने ब्लॉक कर दिए, तो क्या होगा? अच्छा, एक चीज याद रखना, हमेशा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आए तो देखना कि पोटेशियम आयन वहां काम करता है। जब आपका डीपोलराइजेशन आए तो याद रखना वहां पे सोडियम आयन वीजीआईसी होती है, और जब रीपोलराइजेशन आए तो याद रखना कि यहां पर पोटेशियम आयन की वीजीआईसी होती है। मतलब आरएमपी पे और आपके रीपोलराइजेशन पे दोनों पे पोटेशियम आयन वीजीआईसी होती है, ठीक। और सिर्फ एक आपका आरएमपी है, सॉरी, एक आपका ये डीपोलराइजेशन है जिसपे सोडियम आयन काम करते हैं। अच्छा, तो इन्होंने बोला है कि हमने सोडियम आयन वीजीआईसी को ब्लॉक कर दिया, तो क्या आरएमपी पे कोई फर्क पड़ेगा? आरएमपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि आरएमपी पे मोस्टली जो काम करता है वो होता है आपका पोटेशियम आयन के लीकी चैनल्स, ठीक है। अगला देखो, क्या आपके डीपोलराइजेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? ऑफ कोर्स पड़ेगा। डीपोलराइजेशन पे क्या होता था? सोडियम आयन की वीजीआईसी खुल जाते थे, है ना। तो यहां लिखा है वी कैन ओनली गेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी व्हेन इट इज डीपोलराइज्ड ओनली इफ सोडियम वीजीआईसी आर वर्किंग। मतलब जब सोडियम के वीजीआईसी काम कर रहे होंगे तभी हमारी सेल डीपोलराइज हो पाएगी, क्योंकि उसमें सोडियम के वीजीआईसी खुलते हैं। देखो डायग्राम से देखो, यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है? सोडियम के वीजीआईसी खुल गया, सोडियम अंदर आ रहा है। अगर हमने ये सोडियम का वीजीआईसी ही बंद कर दिया तो क्या ये डीपोलराइजेशन हो पाएगा? नो, नहीं हो सकता ये, ठीक है। अब देखो, तो यहां पर क्या होगा, वही चीजें लिखी हुई हैं। जो आपका अगर हमने ब्लॉक कर दिया तो एक्साइटेशन नहीं हो पाएगा, डीपोलराइजेशन इफेक्ट होगी और पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। पैरालिसिस बॉडी में हो जाएगा। अब जैसे एक फिश है, जापानीज पफर फिश, ठीक है, वो एक टेट्राडोटॉक्सिन मतलब एक टॉक्सिन रिलीज करती है, जिससे क्या होता है, वो अपने स्पिक्यूल से रिलीज कर रही होती है, जिससे आपके सोडियम आयन के जो वीजीआईसीज होते हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं। एक तरीके से समझ लो सोडियम आयन की वीजीआईसी का इनहिबिटर है ये जो टॉक्सिन, ये आपकी जापानीज पफर फिश दे रही है, ठीक। अब इसके अलावा ये देखो, जैसे ही वो टॉक्सिन आपकी बॉडी में रीच करेगा आपको हो जाएगी पैरालिसिस। वैसे ही सिंथेटिकली जो लोकल एनेस्थीसिया यूज होते हैं जैसे लिडोकेन, ये भी एक तरीके के आपके सोडियम आयन वीजीआईसी को क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं, ताकि न्यूरॉन आपके एक्साइटेड में ही ना जा पाए, एक्साइटेशन ही ना हो पाए। वैसे यहाँ लिखा है कि नो चेंज इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एज आरएमपी की प्रॉपर्टी लीकेज चैनल्स मेंटेन करते हैं, ना कि आपके सोडियम आयन वीजीआईसीज। इसको थोड़ा सा बेटा एनालिटिकली समझना, ठीक है, अपने आप चीजें समझ आने लगेंगी। चलो नेक्स्ट कंडीशन पे जा रहे हैं। ये रही नेक्स्ट कंडीशन। अगर हमने अब की बार क्या किया, पोटेशियम आयन की वीजीआईसी को रोक दिया, तब क्या होगा बताओ।
मैंने क्या बताया कि आरएमपी पे कौन काम करते हैं? पोटेशियम के लीकी चैनल्स। तो आरएमपी पे कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। डीपोलराइजेशन में कौन काम करता है? सोडियम आयन वीजीआईसी। क्या फर्क आएगा? नहीं आएगा। रीपोलराइजेशन में कौन काम करता है? आपके ये पोटेशियम वीजीआईसी। तो क्या होगा? यहां पर फर्क आएगा, लेकिन अब यहां पर लिखा है स्टिल अकर्स बट डिलेड। काम होगा पर डिलेड काम होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम बंद हो जाएगा जैसा कि आपके सोडियम आयन वीजीआईसी को रोकने पे हो रहा था। तो यहां पर काम हो रहा है पर डिलेड हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो आपके वो होते हैं ना लीकी चैनल्स पोटेशियम के, वो आपकी बॉडी में हर जगह पर हैं। ठीक है, हर जगह पे आपके पोटेशियम आयन के लीकी चैनल्स लगे हुए हैं। और मैंने ये भी बताया था कि पोटेशियम के लीकी चैनल्स सबसे ज्यादा होते हैं और वो सबसे ज्यादा लीकी भी होते हैं। तो मतलब पोटेशियम कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेंगे लीकी चैनल्स। इसलिए यहां पर क्या होता है कि अगर आपके पोटेशियम वीजीआईसी रुक भी गए हैं, इनहिबिट भी हो गए, तब भी ये इनका काम एक तरीके से कर देते हैं। थोड़ा लेट करेंगे पर कर देंगे। तो क्या होगा? यहाँ पे जो ड्यूरेशन है एक्शन पोटेंशियल का वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। भाई जो काम जल्दी होना था वो काम थोड़ा सा यहाँ पर डिलेड हो रहा है। और यहाँ पर कोई हाइपर पोलराइजेशन हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये चीज थी यहाँ पर। अब एक देखो, एक और केस दिया हुआ है कि अगर 30 मिलीवोल्ट का एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है इस नोड पे, तो बाकी नोड्स का क्या होगा? ठीक है, बाकी नोड्स देखो, माइलिन लगी हुई है इस नोड पे, यहाँ पे प्लस 30 मिलीवोल्ट का एक यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, तो बाकी पर क्या होगा? तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आपकी एक नोड पर प्लस 30 मिलीवोल्ट का एक्शन पोटेंशियल आएगा तो आपकी हर नोड पे प्लस 30 मिलीवोल्ट का ही एक्शन पोटेंशियल होगा। Whatever the action potential value develops at trigger zone, then the action potential values remain same at all nodes along the x zone. हर नोड पे आपका प्लस 30 ही चलेगा, ऐसा नहीं है कुछ कम ज्यादा हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलो। अब हम आ जाते हैं केस 4 पे। देखो केस 4 में क्या हो रहा है? एक न्यूरॉन ए है, एक न्यूरॉन बी है। इसका भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट है और इसका भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट है। फिर थ्रेशोल्ड वैल्यू इसकी भी -55 है और इसकी भी -55 है। अब यहां पर क्या हुआ? जो न्यूरॉन ए था उसको स्टिमुलस दिया गया +15 मिलीवोल्ट का और न्यूरॉन बी जो था उसको दिया गया +30 मिलीवोल्ट का। तो क्या इसमें कुछ डिफरेंस आएगा? ये चीज हमें बतानी है। देखो, कोई भी एक्शन पोटेंशियल में हमें चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, काम होगा, कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। अब चेंज एक्चुअल में आएगा कहां पर? कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी बदल जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी बदल जाएगी। जैसे कि देखो, नॉर्मल स्टिमुलस पे जो काम इतनी देर में हो रहा था वही अगर स्टिमुलस बढ़ा के दिया गया तो फटाफट 1 मिनट में हो गया। मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल विल राइज पर मिनट, बढ़ जाएगी। सेम नहीं, सॉरी बेटा, ठीक है, बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल विल राइज पर मिनट अगर हमने किसी को स्टिमुलस बढ़ा के दे दिया है। अब देखो, अगर हम +15 मिलीवोल्ट से कम का थ्रेशोल्ड देते हैं तो यहां पर हमें मिलता है सब थ्रेशोल्ड वैल्यू, जिससे कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। फिर हम देखते हैं +15 मिलीवोल्ट जो कि एक थ्रेशोल्ड है और ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। अब ये क्या है? ये मोर देन मतलब 15 मिलीवोल्ट से ज्यादा मान लो, +30 मिलीवोल्ट मान लो, तो इसको हम बोलते हैं सुप्रा थ्रेशोल्ड, जिसपे एक्शन पोटेंशियल हो रहा है और वो भी हाई फ्रीक्वेंसी के साथ हो रहा है। ठीक है, आप देखो, जो केस 5 है वो ये कह रहा है कि मान लेते हैं हम नोड ए को एक्साइटेड कर देते हैं, तो नोड ए, तो जो आपकी नोड बी है, सी है और डी है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? हम फॉर अ केस हम ये मान लेते हैं कि हमने ए की जगह बी को एक्साइटेड कर दिया, तो जब एक्साइटेशन होगी यानी कि यहां हुई होगी आपकी डीपोलराइजेशन। चलो आपको ये पता चल गया यहाँ पे क्या हो रही है? डीपोलराइजेशन हो रही है। तो क्या होगा यहाँ पे? जो यहां पर डीपोलराइजेशन होगी इसको सिर्फ ये सी वाला सेंस कर सकता है, डी ई एफ नहीं कर सकता, सिर्फ इसको ये आपका सी सेंस कर सकता है। अब क्या होगा कि अदर नोड्स कोई सेंस नहीं कर पा रही हैं और ये जो आपकी बी है ये डीपोलराइजेशन में चली गई है। अब क्या होगा? जो सी होगी यहां पर आपकी थ्रेशोल्ड अचीव हो जाएगी कि अब इसे डीपोलराइज होना है।
ठीक है, तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड अचीव हो जाएगी। अच्छा, चलो अब हम देखते हैं कि बी के पीछे क्या हो रहा होगा। ठीक है, अब मान लो बी पे डिपोलराइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा? यहाँ पर बेटा आपका हो रहा होगा इनिशियल रीपोलराइजेशन। ठीक है, यहां पर हो रहा होगा इनिशियल रीपोलराइजेशन। आई समझ में? मान लो बी पे आपके हो रहा है डीपोलराइजेशन, तो आपके सी पे होगा थ्रेशोल्ड अचीव, ताकि ये भी इसके बाद डीपोलराइज हो सके, और जो आपके पीछे का होगा उस पे हो रहा होगा इनिशियल रीपोलराइजेशन, क्योंकि आप वापस पीछे वाले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे जाएंगे और वापस से डीपोलराइजेशन पे जाएंगे, वही साइकिल चलेगी, है ना? तो पीछे वाला इनिशियल रीपोलराइज होता जाता है और आगे वाला थ्रेशोल्ड को अचीव करता जाता है। आप देखो यहां पर केस 6 में क्या लिखा हुआ है कि डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सॉन और एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, जो नर्व इंपल्स होती है वो हमेशा इसी सीरीज में ट्रेवल करती है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोड्रोमिक नर्व इंपल्स। क्या बोलते हैं? ऑर्थोड्रोमिक नर्व इंपल्स। पर अगर हम इसे इन विट्रो कर रहे हैं, लैब में कर रहे हैं, तो हम इसको रिवर्स भी मूव करा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंटीड्रोमिक। ठीक, अच्छा, अब आपके क्वेश्चन ये दिमाग में जरूर आना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ कि आपकी जो नर्व इंपल्स है वो हमेशा एक सीरीज में ही मूव कर रही है, क्यों वो रिवर्स मूव नहीं कर सकती? तो इसका आंसर हम पीछे वाले केस से रिलेट करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो एक बात बताओ, जब यहां पर डीपोलराइजेशन होता है तो इसके पीछे वाले पे क्या होता है? इनिशियल आपका रीपोलराइजेशन। अच्छा, इनिशियल रीपोलराइजेशन पे मैंने आपको क्या बताया था, जो आपके गेट्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं बेटा? इनएक्टिव। तो क्या आपके इनएक्टिव गेट्स को वापस से वही चीज की जा सकती है पीछे जाकर? नहीं की जा सकती, है ना? इनएक्टिव हो गया है अब ये, इसको काम करने के लिए दूसरी कंडीशन चाहिए, पर अभी पीछे वाला गेट अगर आपका इनएक्टिव, नोड आपका इनएक्टिव होगा, क्या आप पीछे ट्रेवल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। इस वजह से आपकी जो हमेशा सीरीज होगी वो ऐसे होती रहेगी। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, जहां एक्शन पोटेंशियल उसके आगे की सोडियम वीजीआईसी क्लोज होती जाती हैं रेस्ट पे। मतलब जहां एक्शन पोटेंशियल, मान लो आपके बी पे एक्शन पोटेंशियल हो रहा होता है, तो पीछे वाली जो आपकी वीजीआईसी होती हैं वो क्लोज होती हैं, सॉरी क्लोज नहीं, इनएक्टिव होती हैं। ठीक है, और एक नोट पीछे की वीजीआईसी इनएक्टिव, वही लिखा है, चलो इनएक्टिव होती है, इनिशियल रिपोलराइजेशन होता है। Hence, if we need to travel the action potential, we need to close the sodium VGIC, but in reversal condition, they are inactive. अगर हमें पीछे जाना है, क्लोज वाली को तो आप खोल सकते हो बेटा, आप इनएक्टिव वाली को एक्टिव नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर आपकी इनएक्टिव स्टेट बन जाती है, ना कि आपकी क्लोज स्टेट होती है। केस 6, केस 7, 6 है ना? हाँ 6। What is the action potential at E and F? मान लो हमने एक कोलेटरल खींच दी, ठीक है, एक्सॉन की कोलेटरल, मतलब यहां से एक जा रही थी, हमने यहां मान लो ये भी निकाल दी इसी से जुड़ी हुई, तो क्या होगा? मैंने अभी क्या बताया था, एक्शन पोटेंशियल जो एक जगह जनरेट होगा वही एक्शन पोटेंशियल हर जगह जनरेट होगा, भले ही वो एक्सॉन कोलेटरल क्यों ना हो। वंस एक्शन पोटेंशियल इज एस्टैब्लिश्ड ऑन ऑल नोड्स, द सेम न्यूरॉन और एक्सॉन कोलेटरल वैल्यू विल नेवर बी चेंज। कभी आपकी जो एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, जो स्टिमुलस की वैल्यू है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। हम नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं, जहां पर बताया हुआ है कि हाइपोनेट्रीमिया का सोल्यूशन है। हमारे पास कैसा सॉल्यूशन है? हाइपोनेट्रीमिया का, यानी कि हाइपो मीन्स क्या हो गया? कम, नेट्रीमिया मीन्स सोडियम, यानी कि आपके ब्लड में सोडियम की कमी है। अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। सॉल्यूशन किसी भी चीज का हो सकता है, अब ये आप इन विट्रो कर रहे हो कि बॉडी में कर रहे हो, वो डिपेंड करता है। अब यहां पर क्या हो गया, यानी कि जो बाहर का सॉल्यूशन है बेटा, उसमें आपका सोडियम कम है। अच्छा चलो, कम है, हमें ये पता है कि जब आपका न्यूरॉन, जब आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, तो उसमें क्या होने लगती है? सोडियम की एंट्री होने लगती है। ठीक, आपकी सोडियम की एंट्री हमने देखी थी ना, यहाँ पर देखो सोडियम यहां से अंदर एंटर करने लगता है। अच्छा, ये जो सोडियम अंदर एंटर करने लगता था, ये क्यों करने लगता था बताओ? ये सोडियम इसलिए एंटर करता था क्योंकि वो सोडियम आपका बाहर ज्यादा होता था, अब उसे अंदर आना है। ठीक, लेकिन यहां पर अगर आपको कंडीशन बता दी गई है कि बाहर के सॉल्यूशन में ऑलरेडी सोडियम कम है, क्या वो अंदर आना चाहेगा? ऑब्वियसली नहीं आना चाहेगा, है ना? नहीं आना चाहेगा।
तो जो आपकी डीपोलराइजेशन की वैल्यू होगी, जो ये डीपोलराइजेशन की वैल्यू होगी, ये आपकी धीमी पड़ जाएगी, वीक पड़ जाएगी, यानी कि सोडियम बहुत कम अंदर आ पाएगा। ठीक, अच्छा, फिर जो ओवरशूट आपकी बहुत बड़ी सी जा रही थी, किसकी वजह से जा रही थी? सोडियम VGIC की वजह से जा रही थी। क्या वो जा पाएगी? सीधे आपकी अप्रोक्स -70 से आप सीधे +30 पे जा रहे थे, क्या उस ओवरशूट को आप जा सकते हो? नहीं जा पाओगे। एम्पलीट्यूड आपका कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बेटा आपकी कम हो जाएगी, और जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, क्योंकि वो पोटेशियम की प्रॉपर्टी थी, उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। देखो यहाँ पे वही चीजें लिखी है, ओवरशूट डिक्रीज हो जाएगा, डीपोलराइजेशन कम हो जाएगा, नंबर ऑफ नर्व इंपल्स कम हो जाएंगी, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, मगर जो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो सेम रहेगा, क्योंकि वो आपके लीकी चैनल्स मेनली उसको मेंटेन करते हैं। चलो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं हाइपरकैलेमिक सॉल्यूशन, यानी कि जो बाहर आपका सॉल्यूशन है उसके पास क्या है? पोटेशियम आपका बहुत ज्यादा है। अच्छा, जब बाहर कोई चीज कम है और अंदर ज्यादा होती है, इस वजह से ऐसा होता था कि आपका पोटेशियम बाहर मूव कर जाता था, है ना। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि आपकी वही चीज जैसे हमने सेम बाहर पढ़ी कि जब आपका सोडियम बाहर ज्यादा हो गया तो सेल के अंदर आने लगा, वैसे ही जब अंदर कोई चीज ज्यादा हो गई तो वो बाहर जाने लगी। अब क्या होगा? अब हमने देखा कि बाहर आपका पोटेशियम बहुत ज्यादा है, अब मान लो सेल के अंदर भी पोटेशियम ज्यादा है, तो क्या आपका पोटेशियम बाहर जाना चाहेगा? जब ऑलरेडी बाहर है पोटेशियम ज्यादा, तो क्या वो बाहर जाना चाहेगा? ऑब्वियसली नहीं। देखो स्टोरी बना के पढ़ो, बाहर पोटेशियम ऑलरेडी ज्यादा है, आपके सेल के अंदर भी पोटेशियम न्यूरॉन के अंदर भी पोटेशियम बढ़ चुका है, तो क्या वो पोटेशियम बाहर जाना चाहेगा जब ऑलरेडी बाहर भी ज्यादा है? नहीं। तो इससे क्या होगा, जो सेल है आपका वो कम नेगेटिव होता चला जाएगा। ठीक है, जो आपका कहीं -70 मिलीवोल्ट था वो आपका हो जाएगा -68 मिलीवोल्ट, है ना। पोटेशियम बाहर चला जाता था, और इसी वजह से तो ऐसा होता था ना कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे -70 था, अब यहाँ पर क्या हो गया, और भी ज्यादा यहाँ पर आपका -68 मिलीवोल्ट हो गया। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, अगर इसे अब थ्रेशोल्ड पे जाना है तो इसे टाइम लगना चाहिए कि इसे फटाक से पहुंच जाना चाहिए स्टिमुलस पे? ऑब्वियसली इसे क्या होना चाहिए, इसे कम टाइम लगना चाहिए, जल्दी स्टिमुलस पे पहुंचेगा, क्योंकि -68 पे आ चुका है। -70 को जाने में देर लगती, पर -68 तो आपका जल्दी से चला जाएगा ना स्टिमुलस पे, तो न्यूरॉन जो है वो आपका जल्दी एक्साइट हो जाएगा, यानी एक्साइटेशन आपकी इंक्रीज हो जाएगी। क्या डीपोलराइजेशन पे कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो किसकी प्रॉपर्टी है? आपके सोडियम आयन की, ना कि आपके पोटेशियम की। अच्छा, रीपोलराइजेशन पे कोई फर्क आएगा? नहीं। अब देखो रीपोलराइजेशन पे क्या हो रहा है, फिर वही बात कि यहाँ पर डिलेड होगा, मतलब सारी सेल्स को एक्साइट होने के लिए कुछ टाइम चाहिए होगा, तो यानी कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी बेटा वो कम हो जाएगी किसी काम को करने की, है ना। फ्रीक्वेंसी आपकी कम हो जाएगी, तो जब फ्रीक्वेंसी आपकी कम हो जाएगी तो उसे हम बोल सकते हैं कि डिलेड हो जाएगी, है ना। तो ये यहाँ पर डिलेड हो जाएगी। अब देखो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर कभी बॉडी का चेंज हुआ, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा तो पूरी बॉडी की सेल्स का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा, जिससे हमें देखने को मिलेगा एबनॉर्मल बिहेवियर। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो हाइपरकैलेमिक वाली कंडीशन है वो हमारे लिए बहुत डेंजरस है ना, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है वो सिचुएशन हमारे लिए। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो था, मैंने बताया कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है कि अगर आपका ये कैल्शियम प्रेजेंट है तो आपका सोडियम आयन का एक्टिवेशन गेट नहीं खुलेगा, याद रखना। यानी कि जो आपका एक्टिवेशन गेट है सोडियम आयन का वो आपका कैल्शियम आयन पे डिपेंड करता है ना। तो सोडियम आयन का गेट नहीं खुलेगा, और सोडियम आयन का गेट कब खुलता था? आपके डीपोलराइजेशन में, एक्साइटेशन के टाइम पे। अच्छा, और एक्साइटेशन करने के लिए हमें उसे एक थ्रेशोल्ड वैल्यू देनी होती है। अब देखो अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम कम है, ठीक है, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम कम है तो क्या होगा? मैंने बताया कि अगर कैल्शियम होगा या ज्यादा होगा तो नहीं खुलेगा, पर यहाँ पे मैंने बता दिया है कि कैल्शियम कम है, तो यानी कि आपका जो एक्टिवेशन गेट है सोडियम आयन का वो खुल जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है कि अगर कैल्शियम की वैल्यू हाफ हो जाए, मतलब कम हो जाए,
तो थ्रेशोल्ड वैल्यू विल बी इक्वल टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब थ्रेशोल्ड वैल्यू बहुत ज्यादा पास आ जाएगी आरएमपी के, ऑलमोस्ट पास आ जाएगी कि आरएमपी पे अगर कोई सेल है उसे थोड़ा भी हमने थ्रेशोल्ड दे दिया तो वो आपका सोडियम आयन का गेट खुल जाएगा और वहां से सोडियम अंदर आने लगेगा और डीपोलराइजेशन होने लगेगा, है ना। लेकिन कॉन्ट्रडिक्टरी अगर हम पढ़ें, अगर हमने इसी कैल्शियम को ज्यादा बढ़ा दिया तो क्या आपके सोडियम आयन क्या आपके सोडियम के जो आयन के जो चैनल्स हैं वो इजीली खुल पाएंगे? नहीं खुल पाएंगे ना, इजीली नहीं खुल सकते, क्योंकि अगर आपकी कैल्शियम प्रेजेंट है तो उन आपके गेट्स को खुलने में टाइम लगेगा। बट अगर यहाँ पर ज्यादा हो रही है कैल्शियम तो आरएमपी से आपका जो थ्रेशोल्ड है वो और दूर खिसक जाएगा। आरएमपी से आपको और ज्यादा थ्रेशोल्ड देना पड़ेगा, जिसको हम सुप्रा थ्रेशोल्ड पीछे पढ़ के आए ना, तो अब हमें इसे सुप्रा थ्रेशोल्ड देना पड़ेगा अगर कैल्शियम ज्यादा है आपके सोडियम आयंस के चैनल्स को खोलने के लिए। चलो नेक्स्ट है जो हमारा वो है ऑल और नन लॉ। ऑल और नन लॉ में क्या बताया गया है कि जो सिंगल न्यूरॉन होता है या कोई सिंगल मसल फाइबर होता है वो आपका इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है जिसका नाम है ऑल और नन लॉ। अब देखो, जो स्टिमुलस की स्ट्रेंथ है वो आपके इंडिपेंडेंट है एक्शन पोटेंशियल की स्ट्रेंथ से, मतलब कि हर एक्शन पोटेंशियल पे सेम एम्पलीट्यूड ही मिलेगा चाहे हम कितना भी उसको स्टिमुलस दे दें, है ना, चाहे हम कितना भी उसे स्टिमुलस दे दें। जो बदलता है वो क्या होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती है, और आपका जो एम्पलीट्यूड होता है वो हमेशा सेम रहता है और फ्रीक्वेंसी उसकी बदल जाती है। अब हम देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या होता है। देखो ये आपका सेम ग्राफ है जो हम पीछे पढ़ के आए थे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल +30, ये आपका डीपोलराइजेशन, फिर यहां से रीपोलराइजेशन, फिर आपका ये आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब ये है कि जब तक एक न्यूरॉन, एक सेल आपके एक स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रहा है, एक बार हमने स्टिमुलस दिया और उसको जब तक एक सेल रिस्पॉन्ड कर रहा है तब तक वो किसी दूसरे स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, चाहे आप उसे बढ़ाकर ही क्यों ना दे दो। आपने +15 मिलीवोल्ट का स्टिमुलस दिया और अगर आपने +30 का भी उसके बाद दे दिया, वो तब तक रिस्पॉन्ड नहीं करेगा जब तक वो पहला स्टिमुलस पे एक्शन पोटेंशियल अपना खत्म नहीं कर लेगा। ठीक है, अब इसी को हमने दो पार्ट्स में बांटा हुआ है। पहला है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, दूसरा है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब देखो यहां पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब है कि जब हम कोई हाई स्टिमुलस भी दे दें, मतलब अगर हमने 15 मिलीवोल्ट दिया है मान लेते हैं, उसके बाद हमने स्टिमुलस 2 आपको +30 मिलीवोल्ट का भी दे दिया, तो भी हमें यहां पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, नो रिस्पॉन्स। यानी कि जो आपकी सेल होगी उस वक्त पे वो डीपोलराइजेशन पे होगी, है ना, और पीछे वाला सेल किस पे होगा, इनिशियल रीपोलराइजेशन पे। इनिशियल रीपोलराइजेशन पे जब कोई होता है तो हमने उसको क्या बताया कि वो इनएक्टिव होता है ना, इनएक्टिव होता है। तो यानी कि यहाँ पर दो फेसेस पे हो सकती है आपकी सेल, या तो डीपोलराइजेशन पे या फिर इनिशियल रीपोलराइजेशन पे। वैसे ही जो आपकी रिलेटिव होती है ना, जो रिलेटिव होती है उस पे क्या होता है, when the cell is responding to the first stimulus, जब वो पहले स्टिमुलस पे काम कर रहा था, अगर हमने उसे सेकंड स्टिमुलस थोड़ा हाई दे दिया, ठीक है, हाई स्ट्रेंथ का दे दिया, तो सेल कुछ रिस्पॉन्ड कर जाएगा। लेकिन जरूरी है कि वो सेल आपका किस पे होना चाहिए, 2/3 ऑफ द लेटर रीपोलराइजेशन, मतलब वो अप्रॉक्स आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आने वाला होना चाहिए, या फिर वो हाइपर पोलराइजेशन पे होना चाहिए। मतलब एक तरीके से ये एक्शन पोटेंशियल आपका खत्म होने वाला होगा ना, आप इस जगह पे आ चुके होंगे, तब ये नया वापस से शुरू हो सकता है। लेकिन अगर आप बेटा अभी यहीं पर हो तो क्या आप वापस से शुरू कर सकते हो? नहीं कर सकते, यही चीजें लिखी हैं। अच्छा, अब ये जो आपका डीपोलराइजेशन है या इनिशियल रीपोलराइजेशन है, पहले डीपोलराइजेशन ही देख लो, ये किसकी आपकी प्रॉपर्टी होती है, सोडियम आयन की। यानी कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो आपका डिपेंड करता है सोडियम आयन पे। वैसे ही जो आपका ये रिलेटिव वाला है ये किस पर डिपेंड करता है, पोटेशियम पे, क्योंकि यहाँ पर रीपोलराइजेशन लिखा है तो ये पोटेशियम की प्रॉपर्टी है। देयरफॉर अगर हम प्रॉपर ऑल ओवर देखें, अगर हम इनको अलग अलग पूछेंगे तो आप सोडियम पोटेशियम बताओगे, बट अगर डायरेक्टली पूरे रिफ्रैक्टरी पीरियड से पूछेंगे तो हम इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे कि सोडियम आयन VGIC की प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये बेटा आपको बहुत कम देखने को मिलता है, मेनली आपको यही चीज देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहां तक हमें ये चीजें पता होनी चाहिए।
देखो बेटा, आज के लेक्चर में हमने एक्शन पोटेंशियल के ग्राफ्स को कवर किया। हमने जितने भी इंपॉर्टेंट कंडीशंस थे उनको डिटेल में समझ लिया है। अब आपको क्या करना है, आपकी तरफ से आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, डायग्राम्स बनाने हैं, सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करना है इन अ फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। स्टोरी की तरह याद करोगे तभी याद होगा, रटने बैठोगे कुछ सब भूल जाओगे। क्योंकि कंसिस्टेंसी ही सिलेक्शन की है। आपको चीजें बार बार लिख लिख के और रेगुलर करनी पड़ेंगी, ठीक है। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम फैक्टर्स अफेक्टिंग नर्व इम्पल्स स्पीड को कवर करेंगे, सिनाप्स कवर करेंगे, गोल्जी टेंडन ऑर्गन है वो हमें कवर करना है, और कुछ थोड़े बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं न्यूरल कंसेप्ट वाले, वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अप्रोक्स 2 लेक्चर और लगेंगे और आपका पूरा नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो चुका होगा। So keep studying, keep growing, and I will see you in the next lecture. Thank you.